तुमच्या पुस्तकात मोल कॉन्सेप्ट, मोल असा एक वर्ड तुम्ही, आप लोगों की किताब में एक मोल, जनरली आप लोग जानते हैं कि हम मैटर जो है, मतलब सॉलिड की अगर हम बात करेंगे स्पेशली, तो सॉलिड को हम किलोग्राम्स में गिनते हैं, किलोग्राम्स, या फिर उसको हम ग्राम्स में गिनते हैं, किलोग्राम्स में, या फिर उसको हम ग्राम्स में गिनते हैं। लेकिन जहां तक के गैसियस का सवाल है, गैसियस की जो क्वांटिटी ऑफ दी मैटर है उसको मोल्स में गिना जाता है, और मोल मतलब एक पर्टिकुलर नंबर है, पर्टिकुलर फिगर है। जैसे अगर कहा मैंने कि पेयर, तो पेयर कहने पर उसमें कितने नग आ जाएंगे? 2, राइट? यस और नो? और अगर मैं कहूं एक डजन, तो एक डजन बनानास अगर मुझे चाहिए तो उसमें कितने नंबर आ जाएंगे? 12। तो उसी तरह से ये जो एक मोल होता है, ये एक मोल भी एक टाइप का नंबर ही है। लेकिन ये नंबर, जैसे कि पेयर सिंपल नंबर है 2, डजन सिंपल नंबर है 12, उतना सिंपल नंबर नहीं है। ये नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब 10 टू द पावर 23 मतलब आप जानते हैं कि काफी बड़ा नंबर है। मतलब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो डेसिमल पॉइंट 23 हाउस आपको आगे लेकर जाना पड़ेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी क्वांटिटी ये होगी। ध्यान से सुनो। अब सवाल हमारे सामने यह है कि एक मोल की ये वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कैसे कैलकुलेट की गई, और इसको एवोगाड्रोस नंबर क्यों कहा जाता है? हालांकि एवोगाड्रो, इन्होंने, अमेदेओ एवोगाड्रो इटालियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने, मतलब इनके नाम पर इस नंबर को, इस फिगर को उनके नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी खोज उन्होंने नहीं की। बट इन दी सेम फील्ड उनका जो काम है उसके ऑनर में, उसके सम्मान में इस नंबर को उनका नाम दिया गया। तो चलो जानते हैं कि एक मोल मतलब इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्यों होते हैं। तो सबसे पहले कुछ बातें आप लोगों को बतानी पड़ेगी, वो ये कि जो अमेदेओ एवोगाड्रो थे, इन्होंने एक खोज की थी कि पर्टिकुलर प्रेशर और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर वॉल्यूम में पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं गैस के। ये डिस्कवरी उन्होंने की थी। क्या डिस्कवरी की थी उन्होंने? अगर हम किसी कंटेनर में गैस ले ले और उस गैस का एक पर्टिकुलर प्रेशर रखे, उस गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखे, और उस गैस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम रखे, तो उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये खोज एवोगाड्रो इन्होंने की थी। और फिर उसके बाद में एवोगाड्रो का ये जो काम था, वो जिन लोगों ने आगे बढ़ाया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए कि क्या ये सच है, ये जानने के लिए। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेकर आप लोगों को ये सब समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनो। समझिए कि ये कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर को एक पिस्टन लगाया गया है। पिस्टन जो है वो फ्री है। कुछ बातें समझनी पड़ेगी, टाइम बहुत कम है, 10 मिनट में हमको ये सब कॉन्सेप्ट समझ लेना है। इसको एक पिस्टन लगाया गया है, पिस्टन जो है वो फ्री है, ये ढक्कन जो है वो फ्री है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू द गैस ये ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है, और एक पर्टिकुलर जगह पर वो स्टडी हो जाएगा। लेट कंसीडर करते हैं कि इसमें हमने H2 हाइड्रोजन गैस लिया हुआ है। अब हाइड्रोजन गैस जो है वो 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़ने की वजह से जो मॉलिक्यूल तैयार होता है, उन मॉलिक्यूल से बनता है। मतलब हाइड्रोजन गैस का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो होगा H2, मतलब जिसमें 2 हाइड्रोजन होंगे। फिर इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर उन्होंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एक्चुअली इसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना एक प्रेशर रखा गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर जो है वो रखा गया 273 केल्विन। अब ये जो प्रेशर टेम्परेचर होता है ना, इसी को एनटीपी या फिर एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर भी कहा जाता है। अब जब इतना प्रेशर उस गैस का रखा गया, इतना टेम्परेचर उस गैस का रखा गया, तो गैस ने अपना एक कॉम्पेंसेट होकर ये पिस्टन एक पर्टिकुलर जगह पर स्टेडी हुआ, और फिर ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम गिना गया। ये वॉल्यूम था 22.4 लीटर्स। मतलब हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है इस प्रेशर और टेम्परेचर पर, वो आया
22.4 लीटर्स। उसके बाद में उन्होंने एक दूसरा कंटेनर लिया और उस कंटेनर को भी उन्होंने एक पिस्टन लगाया और इस पिस्टन को भी उन्होंने फ्री रखा और इसमें अब उन्होंने अमोनिया गैस लिया है, NH3। अमोनिया गैस जो है, इसमें एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका जो केमिकल सिंबल है, नेम है, वो है NH3। इस NH3 का भी प्रेशर उन्होंने उतना ही रखा, 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर जो है वो भी उतना ही रखा, 273 केल्विन। और फिर इस गैस को उन्होंने देखा कि इसका वॉल्यूम कितना आता है। जब गैस ने अपने आप को कॉम्पेंसेट किया और जब उन्होंने वॉल्यूम गिना तो फिर उनको दिखा कि ये वॉल्यूम भी 22.4 लीटर ही है। ऑफ कोर्स अचरज की बात हुई, ये गैस दोनों डिफरेंट गैसेस हैं, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर जब उनका सेम था तब उनका वॉल्यूम भी सेम ही रहा। फिर ये बात कंफर्म करने के लिए और कोई तीसरा गैस लिया गया और लेट्स से ये जो तीसरा गैस था, उस गैस को हम कंसीडर करेंगे लेट्स से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 गैस का एक मॉलिक्यूल जो है वो एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम से जुड़ने की वजह से होता है। अब इस CO2 का भी प्रेशर उन्होंने रखा 1 एटमॉस्फेयर और इसका टेम्परेचर भी उन्होंने उतना ही रखा, 273 केल्विन, मतलब STP। और फिर उन्होंने देखा कि CO2 का वॉल्यूम जो है वो भी 22.4 लीटर ही है। CO2 का जो वॉल्यूम है वो भी 22.4 लीटर ही है। अब ये बात जानने के बाद में ये कंफर्म हुआ कि, मतलब पूरी तरह से कंफर्म नहीं, लेकिन कुछ पार्शियल कंफर्मेशन मिला कि एवोगाड्रो जो कह रहे थे वो उस तरफ ये इशारा हो रहा है कि सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो उतना ही रहेगा जितना बाकी गैसेस का होगा उस पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पर। अब उन्होंने इन तीनों गैसेस का मास गिना। ये जो हाइड्रोजन का गैस था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन इतने टेम्परेचर पर, इसका मास जब उन्होंने गिना तो उनको दिखाई दिया कि इसका जो मास है वो है 2 ग्राम। फिर उन्होंने उसी प्रेशर टेम्परेचर पर जो अमोनिया गैस था उसका मास उन्होंने गिना और वो जो मास था डेफिनेटली वो उनको नजर आया कि दैट इज 17 ग्राम। और उसके बाद में CO2 का मास उन्होंने गिना उसी प्रेशर टेम्परेचर पर जो लिया था कंटेनर में, और उनको ये दिखाई दिया कि ये जो इसका जो मास है वो ऑफकोर्स 44 ग्राम इतना है। फिर वो सोचने लगे कि सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर तीनों का वॉल्यूम जो है वो इक्वल है, लेकिन मास तो डिफरेंट आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके ऊपर से अंदाजा लगाया गया कि जरूर हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका मास और अमोनिया के गैस का मॉलिक्यूल का मास जो है वो इक्वल नहीं होगा। शायद हो सकता है कि ये इनका कम होगा, इस मॉलिक्यूल का इसके मॉलिक्यूल का, और शायद हो सकता है कि इसके मॉलिक्यूल का उससे ज्यादा होगा, शायद हो सकता है कि इसके मॉलिक्यूल का उससे भी ज्यादा होगा। अब यह जानना था कि इस प्रेशर टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन गैस लिया गया जिसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर और जिसका मास है 2 ग्राम, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अब देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा और अब डीप में जाना पड़ेगा। आप लोग ये जानते हैं कि एटम जो होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एटम का जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में 2 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं नॉर्मली। कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन और कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स, राइट। जैसे हम कार्बन का एटम कंसीडर करेंगे, तो कार्बन इस एलिमेंट का एटम अगर हमने कंसीडर किया तो उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में 12 फंडामेंटल पार्टिकल होंगे जिनको कॉमनली न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है। अब ये न्यूक्लियॉन्स जो है ये 2 है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कार्बन के न्यूक्लियस में कुल 12 न्यूक्लियॉन्स है, जिसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। और ऑफ कोर्स ये भी देखा गया कि इसके अराउंड कुल ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6, क्योंकि 6 प्रोटॉन अगर है तो जरूर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से तकरीबन मोटा मोटी 10,000 गुना कम है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो मोटा मोटी 10,000 गुना कम है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही कम मास का पार्टिकल है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर किया गया और एटम का जो एंटायर मास है वो उसके न्यूक्लियस में ही होता है, ये माना गया। मतलब न्यूक्लियस का जितना मास उतना ही मास एटम का, ऐसा माना गया। अब जब ये न्यूक्लियन का एवरेज मास गिना गया तो वो आया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मैं कलर को चेंज करूंगा। ये एक न्यूक्लियन का एवरेज मास जब गिना गया तो वो आया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस वैल्यू को याद रखना, राइट। अब मुझे एक बात बताइए कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियन है उनका एवरेज मास निकाला गया है 1.66 इंटू 10⁻24। जैसे अभी हमारे क्लास में इतने सारे बच्चे हैं और मुझे अगर एवरेज एक स्टूडेंट का मास निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या किसी को क्या करना पड़ेगा? हर एक का मास इंडिपेंडेंटली गिनना पड़ेगा। तो इसका मास गिना, इसका मास गिना, इसका मास गिना, उसका गिना, उसका गिना, उसका गिना, सबका मास गिना इंडिपेंडेंटली। इन सभी के मास को ऐड करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। समझ में आया? जैसे कि समझिए क्लास में 50 बच्चे हैं तो हर बच्चे का मास गिनना पड़ेगा, टोटल 50 बच्चों का जो टोटल मास है उसको ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 50 करना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये कार्बन C12 कहते हैं, इसको C12 आइसोटोप कहते हैं कार्बन का। इसके एवरेज न्यूक्लियन का मास निकाला गया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब एक बात मुझे बताइए कि एक पार्टिकल का एवरेज मास अगर इतना है, एक पार्टिकल का एवरेज मास अगर इतना है तो 12 पार्टिकल का टोटल मास कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अंडरस्टैंड? समझ में आया क्या? राइट, इतना समझ में आया। दूसरी बात, ये बात आप लोगों को पता हो, ये फार्मूला देखिए, टोटल मास अगर हमको निकालना है तो हमको करना पड़ेगा मास ऑफ ईच पार्टिकल इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अंडरस्टैंड? जैसे हर पार्टिकल का मास सेम है समझिए, और उसमें ऐसे 10 पार्टिकल हैं। अब एक पार्टिकल का मास अगर 2 ग्राम है, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल का मास अगर 2 ग्राम है तो ऐसे 10 पार्टिकल मिलाकर टोटल मास कितना हो जाएगा? 20। ऑफकोर्स 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10। इतना समझ में आया? यस और नो? और ऑफकोर्स अब वापस चलते हैं, हमारे उसी मुद्दे पर जो हम सीखने जा रहे थे। वापस चलते हैं हमारे उसी मुद्दे पर जो हम सीखने जा रहे थे, राइट। तो एक मिनट, यहां आ गए। फिर से देखिए, अब जरा ध्यान देना थोड़ा, बस 2-3 मिनट में अब सब पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। और एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 क्यों होता है ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो यहां पर बताइए मुझे, ये जो हाइड्रोजन था 22.4 लीटर इतने प्रेशर और टेम्परेचर पर, एसटीपी पर, उसका मास जब गिना गया तो वो कितना आया था बच्चों? 2 ग्राम। अब एक बात मुझे बताइए, H2 है, ये H2 है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के एक एटम में कितना न्यूक्लियन है? 1। तो 2 हाइड्रोजन अगर ले लिए तो कितने न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे? 2। समझ में आया? अब इसके ऊपर से मुझे बताइए कि H2 का जो एक मॉलिक्यूल है इसमें कुल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 2। उसमें से एवरेज एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है? प्रीवियसली हमने देखा था 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो फिर एक हाइड्रोजन जो है इसका मास कितना होगा? एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 2 इंटू, डेफिनेटली यहां लिखूंगा 2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इतना ग्राम, राइट। एक का कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24। 2 का कितना होगा? 2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना होगा। अब आप लोग फार्मूला जानते हैं,
अभी अभी मैंने बताया था आपको टोटल मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ ईच पार्टिकल इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट, बराबर। अब इसके ऊपर से अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहूंगा तो n निकालने के लिए ये स्मॉल m मुझे इधर लाना पड़ेगा, साइड से अगर मैं चेंज करूं तो ये हो जाएगा टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच पार्टिकल। अब यहां पर बच्चों टोटल मास कितना है हाइड्रोजन का, डेफिनेटली 2 ग्राम है, और मास ऑफ ईच पार्टिकल कितना है, वो है 2 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब ये ग्राम ग्राम हो जाएगा कैंसिल, ये 2 जो है वो भी हो जाएगा कैंसिल, और अब ये बचा हुआ कैलकुलेशन अगर आप करोगे 1/1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, तो ये जरूर आएगा, ये जो कैलकुलेशन है ये जरूर आएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना आएगा। कितना आएगा? 6 भले करके देख लेना, 1/1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, ये -24 ऊपर चला गया +24 हो जाएगा, और 1/1.66 जो है वो कैलकुलेशन आएगा 0.6022, डेसिमल पॉइंट एक हाउस आगे बढ़ाएंगे, 10 का पावर 1 से कम होगा, वो 24 की जगह हो जाएगा 23, और आपको वैल्यू मिलेगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट, इतना हो गया। अब चलो अमोनिया की तरफ आते हैं। ग्रीन कलर हमने लिया था, इसके लिए वही यूज करूंगा। एक बात याद रहे, नाइट्रोजन जो है, उस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में कुल 14 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने? 14, राइट। और इस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक एक एक। अब नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स है? कितने न्यूक्लियॉन्स है? अभी बताया था 14, है ना। और 3 हाइड्रोजन के, क्योंकि एक हाइड्रोजन में एक ही है ना, एक हाइड्रोजन में एक ही है ना, तो NH3 में टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हो गए? 14 और 3 17, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास इतना है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, तो 17 न्यूक्लियॉन का टोटल मास कितना हो जाएगा? मतलब एक मॉलिक्यूल जो है अमोनिया का, उसका मास कितना हो जाएगा? 17 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब फिर से जैसे कि हमने अभी आज देखा था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच पार्टिकल, राइट। अब इस कैलकुलेशन को अगर करोगे, इस कैलकुलेशन को अगर आप करोगे, तो इस कैलकुलेशन को अगर आप करोगे तो डेफिनेटली यहां पर टोटल मास की वैल्यू आप प्लेस करोगे 17 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना लेना पड़ेगा? 17 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। अब फिर से 17 हो जाएगा कैंसिल, और ऑफकोर्स ये कैलकुलेशन आप जानते हैं कितना आता है, 1/1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, ये कैलकुलेशन आएगा आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब देखो क्या हुआ, इतने प्रेशर टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन ने लिया था, जिसका वॉल्यूम था 22.4 लीटर, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट किए गए? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और उसी प्रेशर टेम्परेचर पर जो अमोनिया हमने लिया था, जिसका भी वॉल्यूम 22.4 था, उसमें भी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट किए गए? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब चलो आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप जानते हैं कि यह है CO2। अब देखिए, कार्बन जो है जिसमें कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, अभी भी बताया था 12, और ऑक्सीजन जो है उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन के एटम में 16। अब यहां पर है CO2, तो C में कितने हैं बच्चों? 12, इस O में कितने हैं? 16, और इस O में कितने हैं? 16। अब टोटल कितने हो गए गिनो? 16 और 16 32, 32 और 12 44, राइट। तो इसका मतलब ये जो CO2 का एक मॉलिक्यूल है, इसमें कुल कितने न्यूक्लियॉन्स है? कार्बन के और ऑक्सीजन के सभी मिलाकर 44। अब एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, तो 44 न्यूक्लियॉन्स का मास कितना हो जाएगा? 44 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24। अब यहां पर अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर से हमें करना पड़ेगा टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, जैसे कि यहां पर किया था, यहां पर किया था, अब यहां पर भी करेंगे। अब यहां पर टोटल मास कितना आया? 44 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना है? 44 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। अब ऑफ कोर्स सॉरी -24 ग्राम, ग्राम ग्राम हो जाएगा कैंसिल,
44 हो जाएंगे कैंसल। और फिर से एक बार ध्यान दो इधर, 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 कैलकुलेशन अगर आप लोगों ने किया तो फिर से वैल्यू निकल कर आएगी कितनी बताओ, 6.023 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ऑफकोर्स यहां पर भी इस कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल नजर आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। और अब यहां से पता चला कि अगर हम एसटीपी मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर किसी भी गैस का लेंगे तो उस गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और उतने वॉल्यूम में किसी भी गैस के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। और इसीलिए इस नंबर को एज अ वन मेजर ऑफ अ गैस माना गया, जिसको कहा गया मोल। और इसीलिए हम कहते हैं कि एक मोल मतलब कितने पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10⁻23। अंडरस्टैंड। अब आगे की कहानी ऐसी है कि अगर हम इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लेंगे किसी भी सब्सटेंस के, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोई गैस हो, तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम किसी भी गैस के ले लेंगे तो उतने क्वांटिटी ऑफ द गैस को कहा जाएगा 1 मोल। मतलब अब इस कंटेनर में कितना हाइड्रोजन है, 1 मोल। इस कंटेनर में कितना अमोनिया है, 1 मोल। इस कंटेनर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 मोल। अब ये है सभी तीनों 1-1 मोल, लेकिन इस 1 मोल का मास कितना है, 2 ग्राम। इस 1 मोल का मास कितना है, 17 ग्राम। और इस 1 मोल का मास कितना है, 44 ग्राम। क्यों ऐसा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होने के बावजूद मास क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हर पार्टिकल का मास जो है वो डिफरेंट है। समझ में आया? जैसे समझिए कि आप लोगों ने 50 एप्पल ले लिए, राइट, और 50 चीकू ले लिए। अब 50 एप्पल का मास अगर आप लोगों ने गिना और 50 चीकू का मास अगर आप लोगों ने गिना, तो क्या नंबर सेम होने की वजह से 50 चीकू और 50 एप्पल का मास सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि उनके हर एक पर्टिकुलर एंटिटी का जो मास है वो डिफरेंट है। ऑफ कोर्स 50 एप्पल्स का मास, नॉर्मली एप्पल बड़े होते हैं चीकू से, तो 50 एप्पल का जो मास है वो 50 चीकू के मास से ज्यादा है। इसीलिए यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भले ही इक्वल है, लेकिन उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास जो है वो डिफरेंट आ रहा है। तो इसी को कहते हैं मोल। और इस तरह से फिर एवोगाड्रो ने इन्होंने इस काम की जो शुरुआत की थी और बताया था पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर वॉल्यूम में पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं उनको पता नहीं था, लेकिन आगे उनका वर्क कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में जब इस नंबर को फाइंड आउट किया गया तो उनके ऑनर में इस नंबर को उनका ही नाम दिया गया। क्या दिया गया? एवोगाड्रोस नंबर। अंडरस्टैंड? तो चलो, ये था आपका मोल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।